नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। इजरायली सैनिकों ने साउथ लेबनान में फहराया झंडा। हिजबुल्लाह के मारून अल रास इलाके पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। हिजबुल्लाह ने पहली बार की सीज फायर की मांग। गजा में जंग रोकने की शर्त भी नहीं रखी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान बोले, इजराइल पर चुप क्यों हैं ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले। इजरायली सेना महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर कर रही अंधाधुंध हमले। गजा में इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या हुई 42,000 के पार, 98,000 हुए घायल। WHO बोला, गजा में 6% लोग मारे गए या घायल हुए। अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर के लिए शुरू की बातचीत। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच आज हो सकती है बात। 39 ईरानी सांसदों ने की परमाणु हथियार बनाने की मांग। कहा, ईरान के रक्षा सिद्धांतों में बदलाव की जरूरत। कराची बम विस्फोट में चीनी नागरिकों की मौत पर पाकिस्तान की किरकिरी। चीन ने अपने नागरिकों को दी पाकिस्तान के 2 प्रांतों की यात्रा न करने की चेतावनी। एक दावे के मुताबिक ट्रंप ने कोरोना में पुतिन को टेस्टिंग किट भेजी थी। रूसी राष्ट्रपति ने कहा था, इसे सीक्रेट रखें, नहीं तो लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। फ्रांस ने लादेन के बेटे को देश से निकाला। बर्थडे पर की थी पिता की तारीफ। गृह मंत्री बोले, उसकी एंट्री हमेशा के लिए बंद। और अब आज की बड़ी खबर। लेबनान और गाजा में लगातार इजरायली हमले जारी हैं और ईरान के साथ भी तनातनी चल रही है। इन दिनों पूरा मिडिल ईस्ट तनाव में है, लेकिन ऐसे में परमाणु हथियार रखने वाला इकलौता मुस्लिम देश पाकिस्तान गायब है। इजराइल के हमलों के बीच ये कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान को इस पर बयानबाजी करके पल्ला झाड़ने के बजाय कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान इन दिनों बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन वो परमाणु बम रखने वाला देश होने के साथ ही इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC का संस्थापक और प्रमुख सदस्य भी है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच एक गहरी समझ है, जिसके बारे में दुनिया कम ही जानती है। पाकिस्तान अमेरिका का करीबी है, इसलिए इजराइल के साथ भी रिश्ता है। इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध ना होने के बावजूद पाकिस्तान उससे खुफिया तौर पर तकनीकी मदद लेता रहा है। 3 अगस्त 2023 को एक रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने दावा किया था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो वहीं हार्टेज पेपर के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर सिंगापुर में खरीदा गया था। यानी दुनिया के सामने कुछ और तस्वीर है, मगर पाकिस्तान के लिए इजराइल अछूत नहीं है। हालांकि गजा में इजरायली कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान ने जरूर थोड़ा किनारा किया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में ये दोनों देश करीब आ सकते हैं। ईरान इन दिनों इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगा है, मगर पाकिस्तान नहीं चाहता कि बहुत आक्रामक होकर वो इजराइल के साथ भविष्य की किसी गुंजाइश को खत्म करे। सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि गाजा का मुद्दा शांत होगा तो सऊदी अरब फिर से इजराइल के साथ अपने रिश्तों को सामान्य बनाने पर काम कर सकता है। पाकिस्तान पर आवाम का दबाव होगा, लेकिन आने वाले समय में वो जरूरत के मुताबिक इजराइल के लिए नरम पड़ सकता है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक OIC के ज्यादातर सदस्य इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर निष्क्रिय रुख अपनाया हुआ है, जो फिलिस्तीन मुद्दे पर 2 स्टेट समाधान का समर्थन करने तक सीमित रहा है। ईरान ने पाकिस्तान को भांपने के बाद ही परमाणु ताकत हासिल करने की अपनी कोशिशें तेज की थीं। तंगहाली का सामना कर रहे पाकिस्तान से गजा और फिलिस्तीन को सहायता सामग्री भेजने को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में मंगलवार को एक बैठक हुई, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें एक राष्ट्र के रूप में ज़ायोनी ताकतों के कहर से जूझ रहे फिलिस्तीनी भाइयों की मदद के लिए सक्रिय होना होगा। इसके लिए देश के प्रमुख गैर सरकारी संगठनों को राहत गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। गजा के ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को पाकिस्तान में शैक्षिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। पाकिस्तान के साथ फिलहाल सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो एक बड़ी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में उसे एक बार फिर सऊदी अरब से एक बड़ी आर्थिक मदद मिलने वाली है।
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान इस हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब से आने वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ $2 अरब से ज़्यादा के समझौतों पर साइन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार विपक्ष को देश को आर्थिक प्रगति के रास्ते से भटकाने नहीं देगी। उनका ये तंज देश में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के हालिया प्रदर्शनों को लेकर था। इस साल की शुरुआत में सऊदी का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान दौरे पर आया था, लेकिन इसमें पाकिस्तान को कोई ख़ास निवेश नहीं मिल पाया था। अब एक बार फिर पाकिस्तान के विदेश विभाग ने जानकारी दी है कि सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फलीह 9 से 11 अक्टूबर तक एक हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सऊदी प्रतिनिधिमंडल 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन से पहले इस्लामाबाद पहुंचेगा। साथ ही कहा कि सऊदी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। शहबाज शरीफ ने अपनी कैबिनेट को संबोधित करते हुए कहा कि हम सऊदी अरब के साथ $2 अरब से ज़्यादा की डील या MOU साइन करने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब हाल के महीनों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश डील करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान को $5 बिलियन के निवेश पैकेज में तेज़ी लाने के लिए किंगडम की प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी। पाकिस्तान आर्थिक संकट के चलते विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहा है। सऊदी के निवेश के साथ पाकिस्तान को इस संकट से बाहर आने में मदद मिल सकती है। और अब बात पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और दोस्ती से मिले जख्मों की। चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती गहरी है और दोस्ती का पाकिस्तान को भरपूर फ़ायदा भी मिलता है। भारत से दुश्मनी और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते चीन पाकिस्तान की हर तरीके से मदद कर रहा है, फिर चाहे ये आर्थिक नज़रिए से हो या कूटनीतिक हो। चीन पाकिस्तान के अंदर रोड, डैम, बिजली से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक से जुड़े कई प्रोजेक्ट चला रहा है, जिस पर पिछले कुछ सालों में लाखों करोड़ खर्च हो चुके हैं। लेकिन बदले में पाकिस्तान से उसे कई ऐसे जख्म मिले हैं जिससे चीन अब अलर्ट हो गया है। बीते रविवार को कराची में हुए एक घातक आत्मघाती बम धमाके में 2 चीनी नागरिकों समेत 3 लोग मारे गए और 17 अन्य लोग घायल हुए हैं। इसके बाद चीन ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो पाकिस्तान के 2 पश्चिमी प्रांतों की यात्रा ना करें। ये चेतावनी इस्लामाबाद में मौजूद चीन के राजदूत की तरफ से जारी की गई है। ये हमला तब हुआ जब 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट होने जा रहा है। इस समिट में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी शामिल होने वाले हैं। पाकिस्तान में चीनी दूतावास ने कहा कि रविवार रात को हुआ धमाका सिंध प्रांत में एक ऊर्जा परियोजना में काम करने वाले चीनी इंजीनियरों के कारवां को निशाना बनाकर किया गया। ये एक आतंकवादी हमला था। कराची में चीनी नागरिकों के खिलाफ ये पहला हमला नहीं है। अलगाववादी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जो कि हाल के सालों में पाकिस्तान में विकास से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल चीनी नागरिकों पर हमला करता रहा है। सोमवार को जारी एक बयान में इस चरमपंथी समूह ने कहा कि कराची एयरपोर्ट से आने वाले चीनी इंजीनियरों और निवेशकों के उच्च स्तरीय कारवां को निशाना बनाया। बाद में इस ग्रुप की तरफ से कहा गया कि ये एक आत्मघाती हमला था और हमलावर का नाम शाह फहद बताया, जो कि BLA के आत्मघाती दस्ते मजीद ब्रिगेड से था। इससे पहले BLA ने ही अप्रैल 2022 में एक आत्मघाती बम विस्फोट में 3 चीनी टीचरों और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर की हत्या कर दी थी। चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और पाकिस्तान से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले पर कहा है कि बीती रात कराची में हुई दुखद घटना से गहरा सदमा और दुख पहुंचा है। इस घटना में 2 बेशकीमती चीनी जिंदगियां चली गईं और कई लोग घायल हुए हैं। मैं इस घिनौने काम की निंदा करता हूं और चीनी नेतृत्व, चीनी नागरिकों, खासतौर से मरने वालों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के जल्द सेहतमंद होने की
कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि इस कायराना घटना को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी नहीं हो सकते, बल्कि वो पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन हैं। अपराधियों की पहचान करने और उन्हें कानून के सामने लाने के लिए फौरन जांच शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान हमारे चीनी दोस्तों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। हम उनकी सुरक्षा और भलाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो चीनी अधिकारियों से संपर्क में है और इस कायराना हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। ये आतंकवादी हमला सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर भी हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे इस शो पर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।